नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं और इस चैनल पर आज से हिंदी भी पढ़ने को मिलेगा। जो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विषय में पढ़ेंगे। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु सन कितना है, मृत्यु होने के बाद उनका कितना सा बुक लिखा और मृत्यु होने के बाद जितने भी किताब लिखे हैं उनके विषय में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा थे। बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस समय, जिस समय जातिवाद किया जाता था, उस समय जो है लगभग बहुत से पिछड़े वर्ग के लोगों में यानी उनका मान सम्मान था, हलचल था, यानी ज्ञान प्राप्त किए। तो सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। देखिए, उन्होंने संस्कृत भी पढ़ा, धार्मिक किताबें भी पढ़ी। जैसे आजकल ये सब किताबें नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि कब सर्विस हो, मतलब कब नौकरी लग जाए। इसके लिए अधिकांशतः लोग जो है अधिक परिश्रम करते रहते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि इन्होंने जो लिखा, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत किए, सब मिलाकर वे इतिहास, धार्मिक विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात मिलकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री भी बने। यानी इन सबों का ज्ञान रखा कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, समाजों का जो है आदर सत्कार कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से सब लोगों का मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। वो समय ऐसा था कि पिछड़े वर्ग, यानी जो लोग पिछड़े थे, उन्हें जो आगे रहते थे वे मतलब आगे जाने देने को नहीं चाहते थे। पिछले वर्ग के जितने भी लोग रहा करते थे उसे बढ़ने नहीं देते थे। यानी हर कामों पर बाधा डालते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर कामों पर बाधा डालते थे। जैसे देख लीजिए, ये सब पिक्चर पहले की है। तो ऐसे ऐसे बर्ताव किया जाता था और इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करके और तब जो है ये अपना मुकाम हासिल किए। और हम लोग इन्हें संविधान के विषय में भी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे। तो हम एक चीज बता दें आपको, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। मानी अपने देश में यानी भारत में कुछ समय तक वकालत भी की। लेकिन जब देखे कि वकालत से ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उस समय के साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें जगाना काफी जरूरत है। देखिए, आगे आने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है और जब आप आगे आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो आगे लड़ता है तो कठिनाइयों का सामना करना उन्हीं को पड़ता है। उसके बाद जो बाकी पीछे धीरे धीरे आपके पीछे आदमी जुड़ते जाएंगे तो आपको उतनी परिश्रम करनी नहीं पड़ेगी। जैसे पहले का पिक्चर और देख लीजिए, कैसे हुआ करता था लोग और कैसे होते थे। और आज की टेक्नोलॉजी भी देख लीजिए कि आज कहां से कहां तक जो है सब लोग चले गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान इस चीज और इस तरीका से आज भी सही नहीं है। आज भी जातिवाद किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है। अगर जातिवाद नहीं किया जाता
तो हम लोग जो जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अब ब्लॉक स्तर पर बनवाते हैं या कहीं भी बनाते हैं, तो ये इसी जातिवाद का ही कारण है। अगर इस प्रकार से नहीं है तो ऐसे जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विद्यार्थी है, जब हमारा कोई जाति नहीं है तो इसका मतलब यही है कि विद्यार्थी सब बराबर है, सबको समान दर्जा दिया जाए। तो इसलिए इस तरह से आज भी जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है। और आगे हम बताते हैं, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे भाषण हम लोग बोलते हैं, यानी कुछ बोलने का सीखते हैं, उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे जो है किताब लिखे। द कास्ट इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इस तरह करके बहुत सारे जो है बुक जो है भाषण का लिखे हैं। यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहब विख्यात भाषण के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। कहने का मतलब कुछ ऐसे है, ललई सिंह जो राइटर थे, लेखक थे, उनसे भी कुछ मिला करके इन बातों को बताया गया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताएं। देखिए, इस पाठ में पूर्ण रूप से जातिवाद, श्रम विभाजन, यानी श्रमिकों को विभाजन किया जाता है, कामों का बंटवारा किया जाता है। इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है बताए हैं, अपना ये चैप्टर लिखे हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, यही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम जानते हैं कि ये संविधान को लिखे, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। देख लीजिए, गौर कीजिए, और सारी फोटो भी देखिए पहले की, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे और वहां रहते थे किस प्रकार से थे, और लोगों में वार्तालाप करते थे, यानी जब ये नौकरी भी करते थे उस समय एक टेबल पर इनको बैठने नहीं दिया जाता था, यानी अलग बैठाया जाता था। तो यहां तक हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद में इन्होंने लिखा है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सही बात, आज का भी समय चल रहा है, इसमें जातिवाद आज भी हो रहा है। जो पहले हम बताएं, जातिवाद आज भी जातिवाद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जातिवाद समाप्त हो चुका है, जातिवाद आज भी हो रहा है। और एक चीज हम बता दें कि सबसे बड़ी चीज वो समस्या है जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, यानी पहचाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग आते हैं, नेता गण आते हैं, तो वो बोलते क्या है कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति को नहीं देखना है, फिर भी जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। आपके ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र बनता है कि नहीं? जब बनता है तो आप समझिए जातिवाद आज भी कायम है, जातिवाद हटा नहीं है। उसी को कहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ये विडंबना की बात। आज भी उनके जाने के बाद भी आज भी इन जातिवाद जो है, इन जातिवाद लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जातिवाद कर रहे हैं और करते हैं। हमको लगता है कि इसको सुधरने में समय लगेगा, जब तक युवा नहीं जगेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। हां, सही बात है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन। देखिए, अगर मान गए कि हमारे पूर्वज पहले कुछ भी करते थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको आज भी वही काम करना पड़ेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार काम को बदलना पड़ता है। यानी अब हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या उसी काम को करेंगे? नहीं, उसको बदलना पड़ेगा। इस चीज को इन्होंने बताया है, इस चीज में लिख करके बताया है, जो आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, जो व्यक्ति जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, क्या उस व्यक्ति को यदि पिछड़े वर्ग से आता है, यानी जाति से वो यदि पिछड़ा है, तो और उसको नॉलेज है
यानी पूर्ण ज्ञान है, किसी भी चीज की ज्ञान है, हुनर है उसके पास, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पिताजी यदि बर्तन धोने का काम करते हो, उसके पिताजी यदि जूता सीने का काम करते हो या किसानी का काम, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका बेटा भी वही काम करेगा। नहीं, ऐसे कीजिएगा तो समाज में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने यही चीज को बताया है कि ऐसे लोगों को अपने मन चाहे, यानी सभी लोगों को अपने मन के अनुसार कोई भी वर्क करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, तभी जाकर देश अपना बढ़ सकता है, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तभी हम बढ़ सकते हैं। इस चीज को इन्होंने बताया है। और जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। अब बताइए, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो कुछ कर सकता है, जो पढ़ा सकता है, जो बोल सकता है, यदि उसको वो समय नहीं मिल पा रहा है, देखिए पहले का क्या समय था। ये पिक्चर देखिए, ये पहले की पिक्चर है। तो पहले का कैसे लोग थे और आज का कैसा लोग है, इसमें कोई खास परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। परिवर्तन सिर्फ हुई है तो टेक्नोलॉजी का, परिवर्तन इंसान में कोई नहीं हुआ है, ये कंफर्म है। तो इन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से चलता रहे तो जातिवाद के घेरे में ये सब पड़ जाएंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि सब लोगों को मनचाहा कार्य करना चाहिए। अगर इस कार्य में इनको प्रॉफिट नहीं है, इनका मन नहीं लगता है, तो इनके हिसाब से काम होना चाहिए, इनके हिसाब से ये जो है काम का चुनाव कर सके, तभी ना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर उन्होंने बताया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्व विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। सही बात, गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का सर्व विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। सही बात है, महत्व नहीं रहता। अगर महत्व रहता तो फिर वो आगे बढ़ जाता। लेकिन हां, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन टालू काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर उस व्यक्ति को उसमें रुचि नहीं हो, यदि किसी काम को करने में, जैसे आप वीडियो देखने में मन लगाते हैं या अच्छे समय में अच्छे चीज का उपयोग करते हैं, वीडियो देखकर या फायदे उठाते हैं, वो सब अगर रोक दिया जाए कि नहीं, ये काम तुमको नहीं करना है, हम जो बताते वही काम करो, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये कन्फर्म है, यही चीज को बताए हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज कुछ नहीं है, एकदम जाति से बंधे हुए हैं। हां, भले बोलने के लिए माइकों में आपको नहीं, जातिवाद जरूर दर्शाते हैं। इसकी वजह से इन्होंने बताया है कि यही कारण है। और लोग पूछना भी चाहेंगे तो पूछ करके भी क्या कीजिएगा, हकीकत तो यही है कि जातिवाद आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक नए वर्ग के युवा जगेंगे नहीं, और युवा नहीं जगेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई व्यक्ति वांछित परिवर्तन समाज के छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज को बहुविध हितों में सबका भाग लेना चाहिए तथा उनको रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसे सब लोगों को मदद करना चाहिए, सब लोगों को आगे बढ़ने में, उसको जो है बढ़ाने में सब लोगों का हाथ होना चाहिए, सब लोगों को जो है प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बन तो जाते अच्छा है, लेकिन यदि जातिवाद में हम लोग घिरे रहेंगे तो ये हमारे जो है उन्नति का कारण नहीं बन सकता। हम भी आगे नहीं जा सकते, अपना देश भी आगे नहीं जा सकता है। देश को आगे ले जाना है तो आपको इन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कहानियों पर आपको ध्यान देना होगा और पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। और जब तक युवा वर्ग नहीं जगेंगे तब तक ऐसी वर्गों का, ऐसी जातियों का ये बंटवारा खत्म नहीं होगा। यानी जातिवाद पर जातिवाद कह कर, जातिवाद बोल बोल कर आपको ये फायदा उठाते रहेंगे, तो इससे
अलग रहिए और दूर रहिए। फिर अगला वीडियो इसके बाद मिलेगा। नमस्कार।